हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुकी है। आप चाहें तो उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ में एक्सरसाइज 2.2 हम लोग NCERT बुक की हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल and what are the relation between zeros and coefficients of a polynomial। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें कुछ पार्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो कुछ सिमिलर वैसे ही है। 9th क्लास में आपके जो क्वेश्चंस थे वो केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से थे, लेकिन यहाँ 10th क्लास में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक दोनों टाइप के पॉलिनोमियल से मिलेंगे, और दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीरोस या रूट्स उसके फाइंड आउट करने हैं, देन आफ्टर आपको जीरोस और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखिए आपका जो पॉलिनोमियल है ये है x² माइनस 2x एंड माइनस 8। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर रही हूँ, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, उसे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ये बहुत कॉमन मेथड है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो जो टर्म्स हैं वो एक्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। जैसे पावर 2 का टर्म ये है, फिर पहले पावर 2 का टर्म, फिर उसके बाद पावर 1 का टर्म, उसके बाद पावर 0 का टर्म, मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से पहले ये अरेंज होना चाहिए। मतलब आपका जो बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो होना चाहिए ax² मीन्स पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर bx लीनियर टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्मेट में आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे, जो कि कभी कभी नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे तो थर्ड पार्ट में ये यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म पहले है और x का टर्म बाद में है। यहाँ पे आप देखिए इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में यहाँ पे भी x का टर्म पहले दे, यहाँ नहीं, ये तो अरेंज्ड है। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप इसे अरेंज कर लेंगे अगर नहीं है तो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। जैसे यहाँ पे है x², यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -2, तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो x² का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है इस केस में, और जो ये है -8, इसका प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों कोफिशिएंट्स का, 1 एंड -8। अब आप यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास -8 है। अब आप इसे फर्दर आप इसे स्प्लिट कीजिए फैक्टर्स में, और इन फैक्टर्स को अब आप दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो -2 आना चाहिए। तो मैं इसे स्प्लिट कर रही हूँ -4 और 2 में। ठीक है, देखो मैंने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके 4 बना दिया और एक ये 2, और -4 एंड 2। जब मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करती हूँ तो आप देखिए व्हाट इज़ द रिजल्ट। द रिजल्ट इज़ -2, और जो कि इस -2 के इक्वल है, आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस -2 को इस तरह से स्प्लिट कर रही हूँ, तो ये आपके पास टर्म बन जाएगा -4x + 2x एंड -8। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से क्या कॉमन है बताइए। हेयर x इज द कॉमन पार्ट, उसे आप सेलेक्ट कॉमन लेके बाहर निकालिए। x² में से x आपने सेलेक्ट किया, द रिमेनिंग पार्ट इज x। -4x में से आपने x सेलेक्ट कर लिया, देन द रिमेनिंग पार्ट इज -4। देन आफ्टर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन पार्ट, 2 इज द कॉमन पार्ट। आई एम टेकिंग 2 कॉमन एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी x -4। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ब्रैकेट के पास ये जो ब्रैकेट होगा ये सेम ही होगा दोनों केसेस में। ये देखिए आप यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये है x -4, यहाँ पे भी x -4। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप चेक कीजिए, मीन्स आपने यहाँ स्प्लिटिंग में कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है,
क्योंकि ये ब्रैकेट सेम ही होता है दोनों जगह पे, और जो सेम होता है उसे हम लोग फिर दोबारा से कॉमन ले लेते हैं। x माइनस फोर इज टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, एंड हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस फोर इज x, वो यहाँ आएगा, एंड हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस फोर इज प्लस टू, वो इधर आएगा। नाउ यू कैन सी कि आपने यहाँ पे इन दोनों इस फैक्टर को इस तरह से, इस पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, इसके जीरोस फाइंड आउट करने थे। तो आप यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे कि आपको इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इस जीरो फाइंड करने के लिए आपको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके फिर से सॉल्व करना है। यहाँ पे ये देखिए दो फैक्टर्स हैं, वन फैक्टर इज x माइनस फोर एंड द सेकेंड फैक्टर इज x प्लस टू। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज जीरो, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे या तो x माइनस फोर जीरो के इक्वल है या फिर x प्लस टू जीरो के इक्वल है। दोनों फैक्टर्स में से किसी एक को एटलीस्ट जीरो बनना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास 4 आती है, और यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू तो यहाँ से आपके पास -2 आती है। तो देयरफॉर इसके जो जीरोस हैं वो हैं x इज इक्वल टू 4 एंड -2, ये इसके दो जीरो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब आप इसका यहाँ पर रिलेशन बताइए कि इसके बीच में क्या रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो हमने पढ़ा था, इससे जो इसका फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, जो कि इस केस में क्या बनेगा 4 प्लस -2, ये इक्वल होता है -b/ak, है ना। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखिए ऐसा है या नहीं। 4 प्लस -2 किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, एंड माइनस, एंड व्हाट इज b/a, व्हाट इज b हेयर, b इज -2, एंड व्हाट इज a इज 1। तो आप ये देखिए किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है आपके पास 2 के इक्वल आ रहा है, एंड आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप कीजिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये बनेगा आपके पास 4 इंटू -2, और ये इक्वल हो जाएगा -8 के, और क्या ये c/a के इक्वल है ना। तो आप यहाँ पे देखिए किसके इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है c/a के। हेयर c इज -8 एंड a इज 1। तो आप देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब यही चीज़ आपको इसमें हर क्वेश्चन के लिए करनी है। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे इन्होंने जो वेरिएबल है, इनका जो पॉलिनोमियल है वो x नहीं लिया है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं। यहाँ पे इनका जो वेरिएबल है वो s में है, ओके, सो नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s एंड प्लस 1। इसके जीरोस आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इसके जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसे आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। सो पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। अब अगेन हम यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे a इंटू सी, you know what is the meaning of a and c? A is the coefficient of s square and c is the coefficient of x to the power 0, means it is the constant term। और ये प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है 4 इंटू 1 मीन्स ये 4 बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस 4 के फैक्टर करती हूँ तो ये बन जाता है 2 इंटू 2। तो मैं इस तरह से, ये मेरा पास ये जो 4 है मैं इसे इस तरह से इन फैक्टर्स में मैं इसे स्प्लिट करूँगी। तो स्प्लिटिंग होने के बाद ये बन रहा है 4s स्क्वायर माइनस 2s एंड -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो +2 है। तो अगर आप -2 इंटू -2 करते हैं तो वो भी तो 4 के ही इक्वल है, तो आप 4 को इस तरह से भी तो स्प्लिट कर सकते हैं। ये कंडीशन देख के आपको जजमेंट करनी पड़ेगी, अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अगेन इसमें से क्या कॉमन है, 4s इज कॉमन। तो द सॉरी 4 नॉट 4, but 2s is the common part।
2s कॉमन आपने लिया, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2s और यहाँ बचेगा 1। और यहाँ से आप देखेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही ना। अब आपको 1 कॉमन लेना है या -1 कॉमन लेना है, ये डिपेंड करेगा कि इस टर्म का साइन क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे माइनस साइन है, तो आपको इस केस में -1 कॉमन लेना पड़ेगा। एंड आफ्टर टेकिंग -1 कॉमन, यहाँ पे जो बचेगा वो होगा 2s, और इधर ये +1 है, +1 में से आपने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो -1 होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1। तो जब आपने -1 फैक्टर को कॉमन लिया तो द रिमेनिंग फैक्टर इज -1, सो इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट हियर। नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। इट मीन्स आपने जो स्प्लिटिंग की है वो बिल्कुल ठीक है। और फर्दर हमने इस ब्रैकेट को कॉमन लेके यहाँ रख दिया, और यहाँ पे ये 2s एंड -1 ये कोफिशिएंट इधर आ गए हैं। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं और फिर हम s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आती है और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आती है। यू कैन सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस हैं लेकिन दोनों जीरोस की वैल्यू सेम ही है। जैसे कि आपने पहले लेक्चर्स में देखा था कि इस वाले केस में जब आपके पास जो पैराबोला बनती है वो केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो केवल एक पॉइंट पर ये टच कर रही थी, ये वही केस है। मतलब यहाँ पे दो जीरोस हैं बट उन दोनों जीरोस की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल कि आपके पास दो जीरोस आएंगे बट उन दोनों जीरोस की वैल्यू डिस्टिंक्ट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर -3 -7x। 6x स्क्वायर -3 -7x। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपका ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, तो आप इसे पहले अरेंज करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो जब भी ये अरेंज नहीं है तो आपको पहले इसे अरेंज करना है, उसके बाद आपको स्प्लिटिंग स्टार्ट करनी है। हेयर आप देख रहे हैं कि जो a इंटू सी है मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का टर्म और कांस्टेंट टर्म, इसका जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है 6 इंटू -3 मीन्स दिस इज -18। और अब आप इसे स्प्लिट कीजिए, मैं इसे स्प्लिट कर रही हूँ 18 को 2 इंटू 9 में। और आप यहाँ देखेंगे कि मैं इसे इस तरह से डिवाइड करूँगी -9 एंड 2, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ -9 एंड 2, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ, ठीक है, अगर मैं -9 + 2 करती हूँ तो ये -7 के इक्वल है एंड इट इज़ इक्वल टू द मिडिल टर्म। ठीक है, तो हम -7 को इस तरह से दो फैक्टर्स में यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। 6x स्क्वायर -9x + 2x एंड -3, एंड ओबियसली हम यहाँ पे क्योंकि 0 निकाल रहे हैं, सो पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। व्हाट इज द कॉमन पार्ट हियर? Here the common part is 3x. So the remaining part is 2x - 3. Nothing is common means 1 is the common part. 2x - 3 is equal to 0. Again आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, means the splitting is correct. Take the common part, जो ब्रैकेट में common part है इसे आपने common लिया and the remaining part is 3x + 1. अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू फैक्टर्स शुड बी इक्वल टू 0। तो आप इन फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3/2 एंड हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज -1/3। ठीक है, तो ये इसके दो जीरोस हैं। अब आता है कि आपको यहाँ पे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे कीजिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आप करेंगे तो ये आएगा 3/2 प्लस -1/3। अब आपको यहाँ पे इसमें प्लस करना है तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 है और ये हो जाएगा 9 - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7/6 और ये इक्वल है -b/a के। तो
-7/6। आप इसे इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। और ये जो -7 है, व्हाट इज़ दिस? -7 इज़ B एंड 6 इज़ A। तो देखिए ये आ गया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -B/A। तो ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको एक स्टेप प्रोडक्ट के लिए और करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 × 2 × -1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3, एंड -1/2 इज़ द रिमेनिंग पार्ट। तो अब आप देखिए ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये C/A के इक्वल होना चाहिए। तो व्हाट इज़ C हेयर? C इज़ -3 एंड व्हाट इज़ A हेयर? A इज़ 6। तो आप ये देखिए किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया C/A के, राइट। तो आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। तो ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं। आप यहाँ लिख दीजिए हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4u² + 8u। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें जीरोस निकालने के लिए आप स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरह से भी इसे निकाला जा सकता है, और वो मेथड और ज़्यादा सिंपल ही होगा। तो उसे हम कर लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। लेट मी चेक व्हाट वाज इट। यस, इट्स राइट। To find its 0, you have to put the polynomial equal to 0. What is the common part here? Here the common part is 4 and u. Remaining part here, the remaining part is u, and here the remaining part is 2 only. तो अब यहाँ पे आपके पास ये दो फैक्टर हैं, एक है 4u और एक फैक्टर है u + 2. To find its 0, you have to put both the factors equal to 0. At least one of them should be equal to 0. Then only the product can be 0. So here the value of u is 0 and here the value of u is 2. Okay, so these are the two zeros. Then after relation निकालते हैं इसका sum of zeros। ये है आपके पास 0 + 2 जो कि 2 के इक्वल है। और क्या ये -B/A के इक्वल है? सॉरी, यहाँ पे u की वैल्यू -2 है, ये यहाँ पे -2 लगा देते हैं और फिर ये -2 बन जाएगा। एंड माइनस, अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b हेयर? ये आपके पास है 8, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a हेयर? ये है 4। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है -B/A। so you can see sum of zeros is equal to -B/A. This is verified. Again relation, product of zeros. Product of zeros, one zero is 0 and another 0 is -2, and the product of 0 with any other non-zero number, it should be 0, और ये इक्वल है C/A के। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C हेयर? आप इस पॉलिनोमियल को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4u² + 8u + 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 जो है ये A है, 8 जो है ये B है, और C जो है ये 0 है। तो आप इसे इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट मिसिंग है, मीन्स इसका कांस्टेंट पार्ट 0 है। तो आप यहाँ पे आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे 0 आया है, तो आप इसे C/A कर सकते हैं, है ना। मतलब ये C क्या है? C 0 है, 0/4, ठीक है। तो आप देखेंगे ना ये C/A बन गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू C/A, ये अप्रूव हो गया है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज t² -15। इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये पावर 2 का टर्म है, यहाँ पे आपके पास पावर 1 का टर्म मिसिंग है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन, t² -15 पुट इट इक्वल टू 0। एंड अब आप क्या इसे ये देखिए यहाँ पे इस केस में आप इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दो मेथड्स हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ।
एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 8th 9th क्लास से ही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, द फैक्टर ऑफ दिस टर्म इज एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। एक तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड, जिसमें कि मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लूँगी। तो टी स्क्वायर में से सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मैं इसे एक्सप्रेस करूँगी, तो 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेके फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेती हूँ, राइट। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो मीन्स वो 15 ही बन जाएगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया है। अब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, मीन्स अगर हम इसे जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो ये है t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15। हेयर इट इज़ डिवाइडेड इन टू फैक्टर्स एंड टू फाइंड इट ज़ीरो यू हैव टू पुट बोथ द फैक्टर्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इस फैक्टर से आपको t की वैल्यू मिलती है प्लस रूट 15 और यहाँ से आपको t की वैल्यू मिलती है माइनस रूट 15, तो ये इसके दो ज़ीरो, राइट। सेकंड मेथड हम इसमें ले लेते हैं। सेकंड मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगे, कंफर्टेबल हो, आप उसी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 आपका पॉलिनोमियल है। मैं यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट है -15 इसे इधर दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ RHS में। तो यू नो दैट कि अगर कोई नेगेटिव टर्म है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड में जाके, मतलब जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो इस -15 से ये यहाँ पे आके ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आके ये ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर आप यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर टी को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन याद रखिए कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही साइन लगाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो मीन्स आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप प्लस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 15 के इक्वल है, और अगर आप माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी रूट प्लस 15 के ही इक्वल है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आप करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपको प्लस और माइनस दोनों ही साइन लगाने हैं। दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तो अगेन द वैल्यू ऑफ t इज़, एक आपके पास प्लस रूट 15 है और एक आपके पास माइनस रूट 15, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेशन आप निकालिए रूट्स और इसके कोफिशिएंट्स का। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो ये बन जाएगा प्लस रूट 15। पहले आप इनको ऐड कर रहे हैं, है ना, सम ऑफ जीरोस में। तो आप ये देखिए, ये प्लस रूट 15 है, ये माइनस रूट 15 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट के जीरो बन जाएगा। और जीरो बन जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जीरो ही है ना। तो ये आपके पास बन जाता है माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन आपके पास फिट बैठ जाता है बिकॉज b की वैल्यू आपके पास जीरो ही है और जो a की वैल्यू है यहाँ पे वो 1 है, तो ये रिलेशन फिट बैठ गया है। तो ये वेरीफाई हो गया। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इनका प्रोडक्ट कीजिए, रूट 15 एंड माइनस रूट 15 का। तो रूट 15 मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, क्या ये c बाई ए के इक्वल है। देखिए द वैल्यू ऑफ c इज़ -15 एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। तो ये रिलेशन भी -15/1, ये रिलेशन भी आपका फिट बैठ जाता है यहाँ पे, मतलब दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। And now last question of this lecture, of this part, this question. The question is 3x square minus x minus 4. यहाँ पे आप देखेंगे ये अरेंज्ड ही है ऑलरेडी, इसे जीरो के इक्वल रखिए। देन आफ्टर आप प्रोडक्ट कीजिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, कांस्टेंट टर्म का, 3 इंटू -4। तो ये देखो ये तो 3 एंड -4 आपको फर्दर फैक्टर करने की, इसे और कोई फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये
एज सच फॉर्म में ही आपको यहाँ पे -1 मिल जाता है। अगर आप इसे इस तरह से ही रखिए 3 एंड -4 में, 3 इंटू -4, तो जब आप 3 और -4 को जब आप कंबाइन करेंगे तो -1 ही आ रहा है और आपको यहाँ पे -1 ही चाहिए, तो हम आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से व्हाट इज द कॉमन पार्ट? x इज द कॉमन पार्ट। 3x माइनस 4, नथिंग इज कॉमन मीन्स 1 इज द कॉमन पार्ट। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, मीन्स स्टेटिंग was correct. Take it common, 3x minus 4 and x plus 1 is equal to 0. अब again the product of two factors is 0. This is possible if and only if at least one of them is 0. x is equal to 4 by 3 और x is equal to -1, ये आपके दो जीरोस आ गए हैं। उसके बाद में आपको रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो भी हम कर देते हैं जल्दी से। सम ऑफ जीरोस 4 by 3 plus -1, you have to take LCM 1 by 3। तो आप देखिए क्या ये माइनस b बाई ए के इक्वल है? यस इट इज, यस। b पार्ट इज -1 एंड a इज 3, तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है माइनस बाई ए, तो ये वेरीफाई हो गया। के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 by 3 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -4 by 3। और ये देखो सीधे सीधे c बाई के इक्वल है। हियर द वैल्यू ऑफ c इज -4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3, तो -4 by 3 मीन c बाई, ये सब वेरीफाई हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। वेल डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ख़त्म हो जाता है। इफ देयर इज एनी क्वेरी देन डू कमेंट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरो। कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सीखा था कि आपके पास पॉलिनोमियल है तो आपको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और नेक्स्ट अब आपको बताना है कि अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, जैसे कि वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, उन दोनों जीरोस की वैल्यू आपके पास है, तो आप पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं? मीन्स पहले पॉलिनोमियल से आपने जीरो कैलकुलेट किए थे, अब आपको जीरोस पता है और जीरोस से आपको पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसका रिलेशन भी हम पढ़ लेते हैं। लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ अल्फा एंड बीटा एज इट्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। And let s is equal to alpha plus beta be the sum of zero. S means sum, ये इनका sum है, and p is the product of zeros. Then the corresponding polynomial is, तो जो corresponding polynomial होता है px जो polynomial होगा वो होगा x square minus sx plus p. Okay, let us suppose जैसे let 2 and -5 आपके पास किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 2 और -5 उसके जीरोस हैं। तो सबसे पहले आपको उसका सम कैलकुलेट करना है। s इज इक्वल टू 2 प्लस -5 इज इक्वल टू -3, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। ओके, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके पास फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सभी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और इसमें आपको s और p की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की ट्विस्टिंग किस तरह से होती है? क्वेश्चन की ट्विस्टिंग इस तरह से होती है कि कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको जीरोस की वैल्यू दी रखी होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इसे ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है एक ऐसे एग्जांपल, इसमें मैंने आपको 2 and -5 यहाँ पे मैंने आपको जीरोस की वैल्यू दी है और आपने सबसे पहले s और p यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना। आपने यहाँ पे देखो s कैलकुलेट किया और p कैलकुलेट किया इन दो स्टेप्स में।
कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एस और पी की वैल्यू दे रखी होगी, वहाँ पे आपको रूट्स की वैल्यू सेपरेटेड नहीं दे रखी होगी, बल्कि उनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी होगी, और डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में उसे पुट करना है। और कभी कभी आपको रूट्स दे रखे हैं और यहाँ पे पहले आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है, फिर यहाँ पे पुट करना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ के देख लेना है कि आपको जीरोस दे रखे हैं या एस और पी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे एस और पी की वैल्यू कैलकुलेट की है, और फिर मैं यहाँ पे एस और पी की वैल्यू पुट कर दूंगी। द वैल्यू ऑफ एस इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ पी इज -10। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल बन जाता है x² + 3x - 10। दिस इज माई, बस दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको ये जो इतने सारे पार्ट्स दे रखे हैं ये जीरोस नहीं है, ये क्या है, सम एंड प्रोडक्ट है। मतलब ये आपको एस और पी की वैल्यू ही दे रखी है। तो यहाँ पे आपको ये एस और पी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेपरेटली जीरोस दे रखे हैं तो आपको एस और पी कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आपको एस और पी की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी है, तो आपको बस इस वाले फॉर्मूले में इसे पुट करके बस पॉलिनोमियल को आपको ड्राइव करके दे है ना। तो इसे हम करते हैं अभी। फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट। तो अच्छा ये देखिए, ये सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, तो सब जो फर्स्ट नंबर है ये सम है, और जो सेकंड नंबर है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। द पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू x² -1/4x, मैंने s की जगह पे 1/4 रख दिया है, और +-1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे 4 जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे बेटर है कि आप इसे सॉल्व करके इसके लोएस्ट फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करें। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया इस तरह से, और -4 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि अगर अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल का रूट है या जीरो है, तो उस पॉलिनोमियल का कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल होगा तो वो उसका भी जीरो होगा। मीन्स आप इसका मतलब ये है कि जो भी जीरो से थे यहाँ पे, वो अगर पी एक्स के जीरो थे तो वो 4 × px के भी जीरो होंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको अपना जो आंसर देना है वो लोएस्ट फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके ही देना है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेके उसे सिंप्लीफाई करके जो उसके लोएस्ट फॉर्म बन रही है ये आपको आंसर देना है। अगर आप इसी फॉर्म में इसे छोड़ देंगे, ये करेक्ट है बट दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर, ये इसके लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इस केस में आपका हाफ मार्क कट हो सकता है। तो बेटर है आप इसे एलसीएम लेके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 and 1/3। so here s is √2 and p is 1/3। the polynomial is px is equal to x² minus sx plus p। ओके, अगेन आप देख रहे हैं इज द एलसीएम, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप। ठीक है, और फिर ये बन जाएगा 3 × px इज इक्वल टू 3x² - 3√2x and +1। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ही आपको अपना आंसर देना है। नेक्स्ट इज 0 and √5। ठीक है, s is equal to 0 and p is equal to √5। so the
पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मैंने एस और पी को उनकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंड माय आंसर इज़, ये देखिए 0 इंटू एक्स आप करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आप इसे अपने फाइनल आंसर में आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स ये आपका आंसर हो जाएगा। इट वॉज द थर्ड क्वेश्चन एंड नाउ फोर्थ वन। फोर्थ आप देखिए 1 and 1, ठीक है। तो 1 and 1 वेरी सिंपल, एस इज इक्वल टू 1 एंड पी इज इक्वल टू 1। सो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1। तो आपको आंसर इस तरह से देना चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 ऐसे कोफिशिएंट हम शो नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन लेट्स चेक, -1/4 and 1/4. So S is -1/4 and product is 1/4. So required polynomial is x square minus -1/4x or plus 1/4, right? तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मैंने एस की जगह पे -1/4 रखा है। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, 4 इज द एलसीएम, 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो जब आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, let's check it. 4 and 1 very simple, s is equal to 4 and p is equal to 1, so the required polynomial will be x square minus 4x plus 1. So this is the, I hope you have understood all the concept discussed in this lecture. If there is any query then please do the comments, I will answer them. ठीक, तो अभी हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी बुक की 2.2 एक्सरसाइज कवर की थी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।